नमस्कार, स्वागत है आप सबों का सचिन आईएएस परिवार में। अ, आज जो हम लोग तीनों भाई साथ आए हैं, इसका मेन पर्पस सिर्फ इतना है कि जो हमारा जो मुख्य परीक्षा का जो टीम है हमारी, उस टीम में हम में से कौन-कौन लोग कौन-सा सेक्शन पढ़ा रहे हैं, उनका जो सिलेबस डिस्कशन है और जो हमारी फैकल्टी हैं, उनका जो अपना इंट्रोडक्शन है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और जो मेन पर्पस है, वो पर्पस क्या है? आपको पाठ्यक्रम के बारे में विस्तार से बताना, और कोई खास पर्पस नहीं है। और एक बात बताता हूँ, जैसा अभी स्थिति बना है, हम अभी सब लोग तीनों भाई बात कर रहे थे कि अभी जो स्थिति है, बहुत ही ऊहापोह की स्थिति है, आंदोलन और फिर एग्जाम के कैंसिल होने की पूर्ण संभावना। और आशा है कि कल तक चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी। मिथिलेश जी बताएंगे आपको। कल तक यदि ईश्वर करे, ईश्वर की इच्छा हो, तो यदि सब ठीक हो जाता है, तो फिर मुख्य परीक्षा और प्री दोनों को लेकर के पैरेलल में हम लोग आपके साथ गाइडेंस आपको प्रोवाइड करेंगे। यूट्यूब पे जैसे प्री के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं, सर का आप सर के बारे में परिचय दे दूं, आप बीके मिश्रा सर हैं और मुखर्जी नगर के टॉप नंबर वन बेस्ट फैकल्टी मैथ्स के और साइंस टेक के और आईएएस लेवल के जितने टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पे भी आपकी क्लास है। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ बड़े भाई के रूप में खड़े हैं और आपको मैथ्स की टोटल क्लास आपको यूट्यूब पे निःशुल्क देने वाला संस्थान और सर दोनों आपके साथ है। तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, चीजों को समझिए आज की क्लास में। और इसमें हम पूरी तरीके से चर्चा करेंगे क्या सिलेबस है सांख्यिकी का, क्यों जरूरी है सांख्यिकी, और कैसे सांख्यिकी में भी पूरा का पूरा अंक आपको मिलेगा। तो 2 मिनट आप मिथिलेश जी को सुनिए, हमारे संस्थान के एमडी हैं। और जी आइए मिथिलेश जी। धन्यवाद सर। हाँ, देखिए मैं ज्ञान की बातें तो नहीं करूंगा क्योंकि ज्ञान की बातें करने के लिए हमारे दोनों साइड दोनों हमारे गुरुजन हैं। मेरा काम है कि आपका क्लास कैसे अच्छे से अरेंज करवाऊं, आपको कितना अच्छा कंटेंट दे पाऊं। अभी भी सर अभी बता रहे थे कि जैसे अभी प्री और मेंस दोनों की वापो की जो स्थिति है, हम अभी कोई बैच अनाउंस नहीं कर रहे। मेरा सिर्फ एक इतना मकसद है कि हमारी ये जो फैकल्टी पढ़ाएंगे उनका उनका परिचय आप तक पहुंच जाए। बस इतना ही है। जैसे कि प्री में अभी हम पढ़ाए थे, उसी ऑनलाइन में देखे होंगे कि सारे लगभग मैक्सिमम क्लास हम दे दिए थे यूट्यूब पे। उसी तरह अगर जो भी स्थिति बनती है उसी अनुसार काम, और हमें जहां तक उम्मीद है कि कल तक कुछ ना कुछ आयोग को अपना फैसला ले ही लेना चाहिए। बच्चे इतने दिन से वहां पर हैं, इतने स्ट्रगल कर रहे हैं, और हम आपके साथ खड़े हैं, खड़े थे, खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे जो भी जैसे भी स्थिति बनती है। और कैंसिल हो जाए एग्जाम, इससे ज्यादा अच्छा हम लोग इससे ज्यादा खुशी हम लोग को और कुछ नहीं होगी। और फिलहाल ये है कि मेंस में जो डीआई वाला पार्ट है, डीआई वाला सर पढ़ाएंगे। 72 नंबर का है सर का जो डीआई वाला पार्ट। साइंस टेक का भी कुछ सेक्शन देखेंगे सर। तो सर का मैं मेनली सिलेबस डिस्कशन के बारे में यहाँ सर को बुलाया हूँ। बैच अनाउंस कैसे कब होगी नहीं होगी, ये आयोग का जब तक कुछ क्लियरेंस नहीं आता है तब तक हम लोग कोई बैच अनाउंस नहीं कर रहे हैं। यही है मेरा कहना। धन्यवाद सर। और अब सर क्लास संभालेंगे। और सर अपने यहाँ से जर्नी अब सर के साथ 1 घंटा 2 घंटा जितना देर पढ़ाएं, अब सर सर की की इच्छा है। सर की इच्छा है। जी सर आइए। आइए हम, जैसा सर लोगों ने कहा कि आलोक सर ने कहा और मिथिलेश सर ने कहा, तो दोनों लोगों ने आपको इन्फॉर्म किया और ये भी बताया कि यह कोई क्लास नहीं है, यह एक इंट्रोडक्टरी क्लास है कि सिलेबस का डिस्कशन है और क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, इस पर हम लोग चर्चा करें। और जैसा मिथिलेश जी ने और आलोक सर ने दोनों डायरेक्टर मिलकर आपको बताया कि संभावना है कि एग्जाम हो सकता है कि री एग्जाम हो या कैसा हो, उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आपके सामने आ जाए। और मेरी भी शुभकामना है आप सबके साथ कि जो बच्चे लगातार लगे हैं, लगातार आंदोलनरत हैं, उन सब को उनकी इच्छा के अनुसार सफलता मिले और उनके फ्यूचर के लिए, उनके बेहतरी के लिए जो भी अच्छा हो, बिहार सरकार करे, बिहार का एडमिनिस्ट्रेशन करे, सब करे। तो मेरी ढेर सारी शुभकामना। तो आज हम लोग सिलेबस डिस्कशन पर डीआई की बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं सब लोग कि बीपीएससी मेंस में डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन नाम का जो सिलेबस है, जिसे स्टेट और डीआई कहते हैं आप, 72 नंबर का है। 72 मार्क्स की डीआई है, 72 मार्क्स है। और इस 72 नंबर में मैक्सिमम जो बच्चों का नंबर आया है आज तक,
वो 40-50, 35-40-50 तक सब लोग रह जाते हैं। तो आप मैक्सिमम नंबर पाएं कैसे? यहाँ का पिन नहीं दिख रहा है। आप नंबर कैसे पाएं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए मैं आपको लिए चलता हूं कि पूरा सिलेबस क्या होगा और कैसे होगा, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, 72 नंबर लाना कैसे है। एक बात समझिए कि जो डीआई है ना, डेटा इंटरप्रिटेशन, बहुत टफ नहीं है। तो पहले जो डीआई का स्टैंडर्ड है मैं आपको बता दूं कि जो डेटा इंटरप्रिटेशन का स्टैंडर्ड है डीआई, जिसे हम डेटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं, जिसे हम आंकड़ों की व्याख्या कहते हैं, आंकड़ों की व्याख्या। तो ये जो आंकड़ों की व्याख्या है, आंकड़ों की व्याख्या है ये। अब जरा देखा जाए कि यह ना, इसका जो स्टैंडर्ड है यह 10th स्टैंडर्ड का है। कितने स्टैंडर्ड का? मतलब 10th स्टैंडर्ड की डीआई आपसे पूछी जाएगी। क्लियर? तो 10th स्टैंडर्ड की डीआई आपसे पूछी जाएगी। अब इस 10th स्टैंडर्ड की डीआई में सोचिए, इमेजिन करिए कि 72 नंबर डीआई आपकी बीपीएससी मेंस में डेटा इंटरप्रिटेशन का सिलेबस है और 72 नंबर आए मेंस में, तो बहुत बड़ी बात हो गई। और उसमें भी 10th लेवल का पूछा जाए तो मतलब किसी का गलत नहीं होता। जनरली जो बच्चे प्री क्वालिफाई करके मेंस में जाते हैं उनकी डीआई कभी ना गलत नहीं होती। फिर उसके बावजूद भी डीआई गलत नहीं होती, डीआई के क्वेश्चन गलत नहीं होते, उसके बावजूद भी उन्हें नंबर कम मिलता है। तो नंबर कम मिलता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, इस पर हम लोग आज चर्चा करते हैं और पूरे सिलेबस को एक बार ब्रीफ एनालिसिस करते हैं। नंबर क्यों कम मिलता है? जैसे मान लिया जाए कि मैं आपसे कहूं कि एक पूरा यह पेपर है, एक पेज है मान लीजिए, और एक बात और समझिएगा, 2 क्वेश्चन डीआई के, कितने क्वेश्चन आते हैं? डीआई के 2 क्वेश्चन आते हैं। टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं, नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है, प्रश्नों की संख्या होती है 4। 4 में कोई 2 करना होता है, कोई 2 करना होता है, और प्रत्येक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन 36 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 36 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। जनरली एक क्वेश्चन में 4 सेगमेंट होते हैं। एक कोई डेटा दिया रहेगा तो उसमें 4 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन? 1 2 3 4। अब उसमें मिनिमम 4, 5 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 6 क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है, तो 4 से लेकर 6 क्वेश्चन। जब 4 क्वेश्चन होगा ना तो एक क्वेश्चन 9 नंबर का आएगा। 5 क्वेश्चन होंगे तो सारे क्वेश्चन 7-7 नंबर के होंगे, कोई एक क्वेश्चन 8 नंबर का देगा। 6 क्वेश्चन होंगे तो सारे क्वेश्चन 6-6 नंबर के होंगे। इसका मतलब एक बात आपको समझ जाना है कि एक क्वेश्चन करने से कम 6 और अधिक से 9 नंबर तक का क्वेश्चन तो होगा। अब उसके बाद होता क्या है कि बच्चे करते तो हैं। अब इमेजिन करिए कि मैंने आपसे कहा कि 10th लेवल की डीआई है। जब 10th स्टैंडर्ड का है तो इसका मतलब गलत होने का चांस तो खत्म हो गया। जो बच्चे प्री क्वालिफाई करके जाते हैं वो मेंस में कैलकुलेशन गलत नहीं करते, कैलकुलेशन नहीं गलत नहीं करते, उसके बाद बावजूद उन्हें 35 40 45 नंबर से संतोष करना पड़ता है। हमने बहुत, हमारे ढेर सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिलेक्टेड हैं, तो हमने 70 65 65 70 70 68 72 72 नंबर भी डीआई में मिले हैं उन्हें। इसका मतलब उन्होंने कुछ ऐसा काम किया, और उन्होंने ऐसा कुछ मैजिक नहीं किया, कुछ जादू नहीं किया। जो कैलकुलेशन आपने किया वही कैलकुलेशन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने ना एक शर्त रखी, उन्होंने एक बात ध्यान रखा। वो बात क्या है ये मैं आपको बताता हूं। कि जैसे मान लीजिए कि बीपीएससी ने क्या किया कि एक पेज अलॉट किया, एक क्वेश्चन पूछा और एक पेज अलॉट किया, और ये दिया कि 9 नंबर का क्वेश्चन है, 9 मार्क्स का। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि, हालांकि कुछ बच्चे क्या, मैक्सिमम जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 2 पेज में से 2 लाइन में उसका आंसर सॉल्व हो जाता है, 2 लाइन में 2-3 लाइन में आंसर हो जाता है, पूरा पेज बचा रहता है, पूरा पेज बचा रहता है। इसका मतलब बीपीएससी ने क्या किया है कि आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछा है और वो 2 लाइन का उसका सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब कुछ तो ऐसा होगा, कुछ ऐसी बात होगी जो पूरे पेज में आनी चाहिए थी, जो आप नहीं कर पाए। इसी आर्ट को, इसी कला को, कि 2 लाइन का सॉल्यूशन है, उस 2 लाइन के सॉल्यूशन में पूरे पेज में कैसे फिट करना है, पूरे पेज वाइज कैसे, सीक्वेंस वाइज कैसे करना है, इसी से नंबर मिलता है। इसका मतलब नंबर ना कैलकुलेशन पर नहीं मिल रहा है।
कैलकुलेशन पर थोड़ा बड़ा नंबर मिल गया, लेकिन उसकी प्रॉपर लैंग्वेज और सिक्वेंसिंग क्या होगी, तो ध्यान देना है कि डीआई के क्वेश्चन में, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन में, डीआई के क्वेश्चन में लैंग्वेज और सिक्वेंसिंग, लैंग्वेज के साथ साथ क्या, सिक्वेंसिंग, अगर यह आपको आ गई, लैंग्वेज एंड सिक्वेंसिंग मतलब भाषा आपकी ठीक हो, भाषा क्या होनी चाहिए और भाषा के साथ साथ उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, उसका क्रम क्या होना चाहिए, क्रमवार कैसे लिखेंगे, इसी पर आपको नंबर मिल जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि अब आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा कैसे और क्या करने से मिलेगा। तो आइए अब मैं आपको ले चलता हूं कि नंबर कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्या क्या लिखना पड़ेगा, ये सब तो मैं आपको क्लास में बताऊंगा। आज मैं आपको पूरे सिलेबस के बारे में एक बार बता देता हूं कि सिलेबस क्या क्या है डीआई का। तो सिलेबस पर डिस्कस करते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन का जो सिलेबस है वो 4 भागों में बटा है। सबसे पहला जो पार्ट है वह है टेबुलेशन का। सबसे पहला पार्ट किसका है, टेबुलेशन का। चार पार्ट में क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहला पार्ट क्या है, टेबुलेशन का, जिसे हम सारणी कहते हैं। टेबुलेशन का जिसे हम क्या कहते हैं, सारणी कहते हैं। दूसरा जो पार्ट है, ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है वह है डायग्राम का। डायग्राम जिसे हम आरेख कहते हैं, आरेख। और इसमें होता है बार डायग्राम। इसमें क्या होता है, बार डायग्राम। इसे हम दंड आरेख कहते हैं, दंड आरेख कहते हैं। इसके बाद जो तीसरी डीआई हमारी आती है, तीसरे प्रकार की जो डीआई आती है, तीसरे प्रकार के हम इसे लाइन ग्राफ कहते हैं, लाइन ग्राफ, रेखा चित्र कहते हैं, रेखा ग्राफ या रेखा चित्र कहते हैं। और जो चौथी और प्रोमिनेंट डीआई है वह आपकी आती है, चौथी और जो प्रोमिनेंट डीआई आपकी है वह है चार्ट। चार्ट आता है जिसे हम कहते हैं पाई चार्ट। क्या कहते हैं, पाई चार्ट। अब यह 4 डीआई का सिलेबस है। यह चारों में क्वेश्चन पर कैसे पूछ जाते हैं, एक तो सिंगल डीआई का क्वेश्चन होता है और एक डबल डीआई का। मतलब एक सिंपल टेबल दिया जाएगा, दंड आरेख दिया जाएगा, रेखा चित्र दिया जाएगा और पाई चार्ट दिया जाएगा। और एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें दंड आरेख के साथ साथ सारणी दिया जाए, दंड आरेख के साथ साथ रेखा चित्र दे दिया जाएगा, या दंड आरेख या टेबल के साथ साथ पाई चार्ट, मतलब 2 दे दिया जाए। अब यह तो 4 रहा, लेकिन इन चारों में पढ़ना क्या क्या है यह मैं आपको डिटेल समझा देता हूं। तो सबसे पहले टेबुलेशन की बात अगर हम करें तो टेबुलेशन में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, 3 तरह की टेबल होती है। एक तो होती है पहली मोनो प्रॉपर्टी टेबल। क्या होती है, मोनो प्रॉपर्टी टेबल होती है, जिसे हम एक गुण सारणी कहते हैं, एक गुण सारणी कहते हैं, इसे हम मोनो प्रॉपर्टी टेबल कहते हैं, एक गुण सारणी। और दूसरी टेबल है बाई प्रॉपर्टी टेबल, बाई प्रॉपर्टी टेबल, जिसे हम द्विगुण सारणी कहते हैं। और एक तीसरी है जिसे हम मल्टी प्रॉपर्टी टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टी प्रॉपर्टी टेबल, जिसे हम बहुगुण सारणी कहते हैं, बहुगुण सारणी कहते हैं। ठीक है, बहुगुण सारणी कहते हैं। अब इन सारणी की टेबल की पहचान क्या है, जैसे अगर ऐसा कुछ इंटरफेरेंस बना रहे, मान लीजिए ऐसा कुछ बना रहे और यहां टोटल है, तो समझ जाएगा कि यह एक गुण सारणी है। कितनी है, एक गुण सारणी है। एक बाइफरकेट किया गया, मान लीजिए कि यह है कि क्रम संख्या है यह, और क्रम संख्या है। किसी विद्यालय में विभिन्न संकाय में पढ़ने वाली यह संकाय है, फैकल्टी है, और यहां विद्यार्थियों की संख्या है, विद्यार्थियों की संख्या है
और यहाँ लड़के और लड़कियां हैं, और यहाँ टोटल है, कुल है, और एक टोटल यहाँ बना रहता है। इस तरह से जो सारणी आती है इसे हम मोनो प्रॉपर्टी टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनो प्रॉपर्टी टेबल। दूसरी आती है द्विगुण सारणी, बाई प्रॉपर्टी टेबल। तो बाई प्रॉपर्टी टेबल किसे कहते हैं? देखिए, बाई प्रॉपर्टी टेबल में कुछ इस तरह रहता है, यह सीरियल नंबर रहेगा, यह सीरियल नंबर आपका रहेगा, यह फैकल्टी संकाय जो आपका है यह रहेगा, ठीक है, फैकल्टी संकाय। और यहां मान ली कि नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स होंगे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, विद्यार्थियों की संख्या। यहां पर होंगे बॉयज और गर्ल्स, क्या होंगे? यहां होंगे बॉयज और गर्ल्स। इस बॉयज एंड गर्ल्स में भी बाइफरकेट होगा कि कुछ बच्चे रूरल हैं, कुछ बच्चे अर्बन हैं, कुछ बच्चे रूरल हैं, कुछ अर्बन हैं, इसमें भी कुछ रूरल कुछ अर्बन। तो यह जब बाइफरकेट करेगा तो आप समझ जाइएगा कि यह द्विगुण सारणी है। कौन सी, कैसी सारणी है? द्विगुण सारणी। द्विगुण सारणी का मतलब देखिए, यह बाइफरकेट कर गया, यहां से फाइनल बाइफरकेट कर गया। तो केवल समझना है, पहचानना है कि द्विगुण सारणी। और उसके बाद आता है बहुगुण सारणी। कौन सी सारणी आती है? बहुगुण सारणी आती है, जिसे हम मल्टी प्रॉपर्टी टेबल कहते हैं। मल्टी प्रॉपर्टी टेबल में क्या होता है कि इस तरह से कुछ इंटरफेरेंस आपको दिखेगा, ऐसे होगा, इसमें भी बाइफरकेट किया होगा। जैसे वही सीरियल नंबर मान लेते हैं, यह सीरियल नंबर होगा, यह फैकल्टी होगा, और यह नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा, और यहां भी बॉयज और गर्ल्स होंगे, बॉयज और गर्ल्स होंगे। यहां भी, इसमें भी रूरल और अर्बन होगा, इसमें भी क्या होगा? रूरल होगा और अर्बन होगा, रूरल और अर्बन। और इसमें भी बाइफरकेट होगा कि कुछ मैरिड हैं, कुछ अनमैरिड हैं, कुछ क्या है? मैरिड हैं, कुछ अनमैरिड हैं। तो देखिए, इसे हम मल्टी प्रॉपर्टी टेबल कहते हैं। कुछ मैरिड होंगे, कुछ अनमैरिड होंगे, कुछ मैरिड होंगे, कुछ अनमैरिड होंगे, कुछ मैरिड होंगे, इसमें भी कुछ अनमैरिड होंगे, कुछ मैरिड होंगे, कुछ अनमैरिड होंगे, मतलब। और यहां भी टोटल होगा, और एक टोटल यहां होगा, इस तरह से। और इसे हम कहते हैं बहुगुण सारणी। क्या कहते हैं? बहुगुण सारणी। हालांकि आपके एग्जाम में, बीपीएससी के मेंस के एग्जाम में बाई प्रॉपर्टी टेबल तक ज्यादा आता है, लेकिन बहु प्रॉपर्टी टेबल भी आप जरूर जानते रहिएगा। क्लियर? इतनी चीजें, इस तरह से 3 DI, 3 प्रकार के क्वेश्चन टेबल के टर्म में आते हैं। टेबल में 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक तो मैंने आपसे क्या कहा कि मोनो प्रॉपर्टी टेबल है, एक मोनो प्रॉपर्टी टेबल है, एक बाई प्रॉपर्टी टेबल है, और एक मल्टी प्रॉपर्टी टेबल है। एक गुण सारणी है, द्विगुण सारणी और बहुगुण सारणी। अब पूरी DI जानने के लिए इन सब में यूज जो हम करेंगे, ध्यान रखना है, पूरी DI में जो यूज किया जाता है, इसकी बात मैं आपसे करूं कि पूरे DI में जो मैथमेटिक्स का यूज किया जाता है, जो मैथमेटिक्स का यूज किया जाता है, वो मैथमेटिक्स में क्या क्या जानना है आपको? एक तो परसेंटेज, परसेंटेज के बाद एक रेशियो प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात, और तीसरा आपको एवरेज आना चाहिए। और बाकी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन का को बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में कैलकुलेटर का यूज दिया गया है, कैलकुलेटर का यूज कराया जाता है। तो इतना मैथमेटिक्स भी आपको आना चाहिए, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन और एवरेज, ठीक है। अब देखिए, इसी तरह मैं आपको बताऊं कि इसमें जब यूज करते हैं, एक गुण जो सारणी होती है, इसमें ओनली परसेंटेज का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ओनली परसेंटेज। इसमें जो सॉल्व करते हैं, इसमें क्या होता है कि परसेंटेज प्लस रेशियो प्रोपोर्शन होता है द्विगुण में। और इसमें क्या होता है? इसमें परसेंटेज भी होता है, रेशियो प्रोपोर्शन भी होता है, और एवरेज भी होता है। मतलब इसमें सारे लग जाते हैं।
मोस्टली ऐसे होता है, तो ध्यान देना है कि पहले हम टेबल पहचानना सीख जाएं कि कौन सी टेबल है, फिर उसमें क्या क्या लगाया जाएगा, कैसे कैसे किया जाएगा, यह आपके सामने होगा। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी बात करता हूं। अब दूसरा हमारा टॉपिक किसका है? डायग्राम का है। तो मैं डायग्राम डिस्कस करता हूं। तो इसे हम आरेख कहते हैं। यह हमारा है दंड आरेख। इसे क्या कहते हैं? आरेख है। इसमें बार डायग्राम है, जिसे आप दंड आरेख कहते हैं। यह दो तरह से होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। आजकल ज्यादा वर्टिकल ही पूछा जाता है, मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं पूछा जाता। यह वर्टिकल डायग्राम बार डायग्राम है, वर्टिकल बार डायग्राम है, और यह हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम है, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम है। ठीक है, अब जनरली आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है, वर्टिकल बार डायग्राम। वर्टिकल बार डायग्राम में वही होता है तीन तरह से। एक होता है मोनो प्रॉपर्टी, मोनो प्रॉपर्टी वाला बार डायग्राम। मोनो प्रॉपर्टी मतलब यह ऊर्ध्वाधर दंड आरेख होता है, ऊर्ध्वाधर दंड आरेख होता है। ठीक है, तो एक मोनो प्रॉपर्टी मतलब एक गुण वाला, तो यह ऐसे होता है सिंपली। ऐसे आपने देखा होगा, इस तरह से कुछ डायग्राम आते हैं सिंपली ऐसे। दूसरा आता है बाई प्रॉपर्टी। बाई प्रॉपर्टी में दो होते हैं, द्विगुण वाले में बाई प्रॉपर्टी बार डायग्राम। तो इसमें दो तरह से ऐसे बने होते हैं, दो एक साथ होते हैं। क्लियर? ऐसे इस तरह से कुछ इंटरफेरेंस बना रहता है, तो यह बाई प्रॉपर्टी बार डायग्राम है। ठीक है, यह एक्स मान लेते हैं, यह वाई है, और यह एक्स और वाई एक्सेस है। इसी तरह मल्टी प्रॉपर्टी में क्या आता है कि मल्टी वाले में क्या आता है, इसमें एक से ज्यादा, दो से ज्यादा होते हैं, मतलब एक साथ दो तीन लगे रहते हैं। इस तरह से कुछ इंटरफेरेंस, दो से ज्यादा, तीन चार भी हो सकते हैं। ठीक है, यह इस तरह से बार डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। तो इसे हम मल्टी प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुगुण मल्टी प्रॉपर्टी बार डायग्राम, बहुगुण दंड आरेख कहते हैं इसे हम क्या कहते हैं? बहुगुण दंड आरेख। यहां तक बात समझ गई। अब हम बात करते हैं कि यह दंड आरेख हो गया। अब इसके बाद मैं आपको ले चलता हूं ग्राफ पर। तो इसके बाद मैं आपको ले चलता हूं लाइन ग्राफ पर। लाइन ग्राफ यानी रेखा चित्र। तो रेखा चित्र ऐसे होता है, ध्यान दीजिएगा। रेखा चित्र ऐसे बना होता है, यह एक्स एक्सिस होगा, यह वाई एक्सिस होगा, और इस तरह से कुछ इंटरफेरेंस आएगा। दो तीन रे ऐसे दिया रहेगा, तो और वहां से आपको डेटा दिया रहेगा, और डेटा के बारे में आपसे पूछेगा कि यह बताइए कि इन तीनों को, जैसे मान लीजिए यह ए है, यह बी है और यह सी है, तो यह तीन डेटा दिया रहेगा, और तीनों को देखकर आपसे पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन क्या होगा, कैसे होगा। यह पूरा पूरा, तो इसे हम लाइन ग्राफ कहते हैं, रेखा चित्र। तीसरी जो बात आती है, जो चौथी बात आती है, वह आती है पाई चार्ट की। पाई चार्ट दो तरह के आता है, दो तरह से आता है। पहला होता है सिंगल, तो इसे कहते हैं सिंगल या मोनोसेंट्रेड पाई चार्ट, और इसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक। दूसरा जो आता है, पहला सिंगल या मोनोसेंट्रिक पाई चार्ट, दूसरा आता है कॉन्सेंट्रिक पाई चार्ट।
अब कॉन्सेंट्रिक में मतलब डबल सेंटर होता है, मतलब डबल पाई होते हैं। तो जैसे ये होता है, एक पाई चार्ट ये है, दिया रहेगा, इसमें विभिन्न आंकड़ों की ढेर सारा ऐसे दिया रहेगा। कॉन्सेंट्रिक में क्या होता है कि दो पाई चार्ट ऐसे होते हैं, ऐसे दिया होगा, और एक ऐसे बाइफर्क ऐसे बोला रहेगा, और फिर यहां ऐसे। तो आपको इससे समझ जाना है कि यह जो है रीजन, यह जो ऐसे लिखा हुआ है, यह जो बना हुआ है, यह जो है ना, ये ऐसे नहीं है, यह रियल में कहां तक पहुंचता है, यह सेंटर तक पहुंचता है। बस इतना है कि वो ऊपर ऊपर दिया जाता है, यह सेंटर से होकर जाता है, लेकिन यह सेंटर से दिखाता नहीं है, दिखाया नहीं जाएगा, यह बाहर बाहर दिखाया जाएगा। तो आपको समझ जाना है कि सेंटर से ही होकर जा रहा है, ठीक है। तो आइए, इस तरह से पाई चार्ट दो वाले हो गए, एक सिंगल वाला और एक कॉन्सेंट्रिक वाला। ध्यान रखना है कि इसमें इन सब में टोटल जो एंगल होता है, टोटल एंगल, कुल कोण, जो कुल कोण होगा वह होगा 360 डिग्री का। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का, या 100% होगा। कितना परसेंट होगा? तो टोटल वैल्यू या 360 डिग्री होती है या 100% होती है। यहां तक बात समझ आ रही? तो टोटल जो डिग्री होगी पूरा, या तो 360 डिग्री होगी या 100%। तो इस तरह से 4 DI आपके एग्जाम में, और चारों DI का पूरा पूरा हमने डिटेल आपको बता दिया कि सबसे पहले आप टेबल में क्या क्या पढ़ेंगे। टेबल में आप देख लेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। मोनो प्रॉपर्टी टेबल, बाई प्रॉपर्टी टेबल और मल्टी प्रॉपर्टी टेबल, दोनों में क्या क्या, तीनों में क्या क्या पढ़ना है। इसमें परसेंटेज यूज करना है, इसमें रेशियो प्रोपोर्शन का परसेंटेज के साथ, इसमें परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन और एवरेज। इसमें क्या है, यह क्या है, डायग्राम है। डायग्राम दो तरह से होगा, एक ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल बार डायग्राम और एक हॉरिजॉन्टल। मैंने कहा हॉरिजॉन्टल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते, हॉरिजॉन्टल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज तक नहीं आए हैं। हॉरिजॉन्टल बनता ऐसे है, अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम बनता है ऐसे, देख लीजिए एक बार। हालांकि आज तक हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम के क्वेश्चन नहीं आए हैं। ऐसे ऐसे इस तरह से कुछ बना होता है, इस तरह से कुछ इंटरफेरेंस होता है, ठीक है, दोनों तरफ होते हैं। तो लेकिन आज तक वो पूछा नहीं गया, जनरली यह नहीं पूछा जाता। यही पूछा कौन जाता है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम नहीं पूछा जा रहा है, पूछा ये तीनों जाते हैं, है ना, ये तीनों पूछे जाते हैं। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, क्लियर। तो एक मोनो प्रॉपर्टी बार डायग्राम, बाय प्रॉपर्टी बार डायग्राम और मल्टी प्रॉपर्टी बार डायग्राम। तीसरी जो बात आपसे पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है लाइन ग्राफ का क्वेश्चन होगा। लाइन ग्राफ में ऐसे तरह ग्राफ का इंटरफेरेंस होगा और क्वेश्चन आएगा। पाई चार्ट दो तरीके से पाई चार्ट होगा, एक सिंगल या मोनो सेंटेड होगा पाई चार्ट जो सिंगल होगा, और एक कॉन्सेंट्रिक पाई चार्ट होगा जिसमें एक ही में दो दिया जाएगा। पाई चार्ट की कुल वैल्यू 360 डिग्री होगी या 100% होगा। तो उम्मीद करता हूं, अच्छा इन सब में अब प्रॉपर अगर आप सीक्वेंसिंग करें, अगर आप प्रॉपर सीक्वेंसिंग करें, प्रॉपर लैंग्वेज का ध्यान रखें, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका 65, 70, 72 नंबर आराम से आ जाएगा, इसमें कतई कोई। और आएगा कैसे, कैसे किया जाएगा, इसकी चर्चा हम लोग क्लासरूम में। तो आज हमने आपको केवल इतना सिखाया, आज केवल इतना बताया कि कैसे DI का सिलेबस क्या क्या है, DI में आपको पढ़ना क्या क्या है, किस तरह करना होगा, कैसे करना होगा, यह पूरा बता दिया। अब हम करेंगे क्लासरूम में, तो क्लासरूम का नेक्स्ट क्लास से जब हम लोग शुरू करेंगे तो क्लासरूम वाले प्रोग्राम में, तो आज हम लोग यहीं रुक जाएंगे इस क्लास को लेकर। तो चलिए, बहुत बहुत आभार आप सबका, और जल्दी से जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो सब लग जाएं मेंस के तैयारी में, होने वाला होगा, जिनका रिजल्ट भी आ रहा होगा। और बाकी आप जिन बच्चों का जैसे है वो सब हमने पहले इसके प्री में बता दिया था। तो चलिए आज हम यहीं रुक जाते हैं।